अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमें ऑगस्टन एज 18 सेंचुरीज को डिस्कस करना है। बट इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर उस पर डिस्कशन करने से पहले हमने 18 सेंचुरीज को उसका जो सोशल बैकग्राउंड था, जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड था, जो इंतहाई ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, एसेंशियल है, वो समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें पॉलिटिकली बैकग्राउंड के बारे में कम्प्लीटली अवेयरनेस नहीं होगी, कम्प्लीटली हमें उसका इल्म नहीं होगा, तब तक we will not be able to understand the literature of that particular period and the very great and famous name like Alexander Pope, Daniel Defoe, Jonathan Swift, and many more. We would not be able to understand them completely and thoroughly if we are oblivion to the age, if we do not have the complete the thorough idea of the age in regard to the politics, in regard to the religious and the condition, the social conditions of the age. So we are going to start this age to explain the political situation of of this particular age हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम जब 18 सेंचुरीज की बात करते हैं, 18 सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो 18 सेंचुरी इंग्लैंड में दी 18th सेंचुरी 18 सेंचुरी इंग्लैंड में शुरू होती है विद द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। सबसे पहले ये जो पहला पॉइंट है, हेडिंग है, इसको हम कहेंगे वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन इसके साथ शुरू होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि विलियम जो था द किंग ऑफ द इंग्लैंड, विलियम 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 द ऑरेंज। ये विलियम द ऑरेंज वो इंसान था जिसको हॉलैंड से इनवाइट किया था विग्स ने, क्योंकि किंग जेम्स टू ही वाज अ कैथोलिक और उसका एक बेटा हुआ था। तो उनको डर था कि जब उसका बेटा बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो किंग होगा एंड दे आर द कैथोलिक्स। एंड इस तरह से फिर कम्प्लीटली तौर पर इंग्लैंड में कैथोलिसिज्म रिस्टोर हो जाएगी एंड इंग्लैंड वुड बिकम अ कैथोलिक कंट्री। एंड यहाँ पर जो विग्स थे या फिर जो ओवरऑल इन्वायरमेंट था, लोग ये नहीं चाहते थे कि कैथोलिसिज्म दोबारा से इंग्लैंड में आए। सो विलियम वाज दैट पर्सन। तो जब विलियम आया और उसने ही वाज द सन इन लॉ ऑफ द किंग जेम्स। लेकिन यहाँ पर जब 18th सेंचुरी शुरू होती है तो विलियम जो था वो हैविंग डाइड, हैविंग वो मर चुका था, विलियम मर चुका था। एंड द कंडक्ट ऑफ द वॉर, ये जो वॉर चल रहा था, इसका जो सारा का सारा पूरा का पूरा जो जिम्मा था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो किसके हाथों में थी? वो चर्चिल के हाथों में थी। वो चर्चिल के हाथों में थी, जो ड्यूक ऑफ मेलब्रा था। द ड्यूक ऑफ मेलब्रा जो था ये एक ग्रीडी किस्म का इंसान था, एक ट्रेशियस किस्म का इंसान था। और बट उसके साथ साथ ये एक ग्रेट मिलिट्री, उसका एक माइंड था, एक जीनियस था। और उसने फ्रेंच को 4 बैटल्स में शिकस्त दी थी इसी दौरान। क्योंकि ये स्पेनिश सक्सेशन ये था कि स्पेनिश का जो किंग था जब वो मर गया था, तो यहाँ पर जो फ्रेंच का किंग था वो अपने बेटे को वहाँ पर रिस्टोर करना चाहता था, उसको ये तह देना चाहता था। जिसके साथ साथ इंग्लैंड और फिर बाकी जितने भी एलाइज थे इंग्लैंड के, उनके दरमियान एक खौफ था, एक हॉस्टिलिटी थी कि अगर स्पेनिश में फ्रेंच का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो फिर यहाँ पर, क्योंकि फ्रेंच भी कैथोलिक था, तो स्पेनिश भी इस तरह से हो जाएंगे। और ये फिर पूरे हिते मॉडर्न यूरोप के लिए ये एक सही साइन नहीं समझा जा रहा था। तो इसलिए पूरा जो यूरोप था वो फ्रांस को इस कंडक्ट से, इस स्टेप से, इस डेवलपमेंट से रोकने की कोशिश कर रहा था। और लेकिन फ्रांस जो था वो नहीं रोक पा रहा था। तो इस तरह से स्पेनिश के ऊपर एक यहाँ पर एक जंग हुई थी और जिसको इंग्लैंड की तरफ से जो लीड कर रहा था वो चर्चिल ही था। अब चर्चिल क्या था कि उसने 4 बैटल्स में फ्रांस को शिकस्त दी थी। और जिसकी वजह से, एक बैटल की वजह से उसने ऑस्ट्रिया का जो इलाका था उसको भी बचा लिया था। और बाकी जो 3 जो और बैटल्स हुए थे जिसमें रमालियस भी था और ट्रेंडोस भी था, मेलपिक्यूट भी था इन नेदरलैंड्स। सो इन इन जगहों पर चर्चिल को कामयाबी मिली थी बैटल्स में अगेंस्ट द फ्रांस। तो ये वार, दिस वार एंडेड
इन 1713 जब एक ट्रीटी होती है। अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि विलियम द ऑरेंज तो मर चुका था। मैरी तो उससे पहले, जिसकी वाइफ थी, जो जेम्स टू की बेटी थी मैरी, वो तो उससे पहले मर चुकी थी। तो इसके साथ साथ विलियम का भी डेथ हो चुका था। तो इसलिए अब यहाँ पर 1702 में क्वीन एना, जो सिस्टर थी मैरी की एंड जो सेकंड डॉटर थी किंग जेम्स की, शी वाज द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, वो थी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ ट्रेचिट, ये एक ट्रीटी साइन हुई और इसी ट्रीटी के साथ साथ ये वॉर जो था ये एंड हो गई। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स थे वॉर्स के, जिसको अगर हम नेमली आउटसाइडिंग करते कि इसी जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो विल लुइस था, लुइस जो फ्रांस का जो किंग था, वो अपने ग्रैंडसन को, फिलिप्स को, स्पेनिश के थ्रोन पर लाना चाहता था एंड हुआ। लेकिन ये चीज़ें अटेंड नहीं की गई। यूरोप में इस चीज़ को सख्त नापसंद किया गया। और स्पेनिश डोमिनेशन जो था इन यूरोप इंक्लूडिंग स्पेनिश नेदरलैंड पास टू ऑस्ट्रिया वाइल। तो इस जंग में आल दो बाकी जो यूरोपियन ममालिक थे जो थे, या जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड को तो कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन और ना ही उन्होंने फ्रांस को इस डेवलपमेंट से रोक दिया था। लेकिन ये था कि जो पावर थी, स्पेन की पावर थी, उसको लिमिटेड कर दिया गया और उसको कम कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो स्पेन और अमेरिकन की जो कॉलोनीज थी इंग्लैंड ने, वो भी रिटेन की। सो द ग्रैंड मोनार्क वाज कंसिडरेबली वीकेंड एंड हम्बल। सो बट लेकिन इसके साथ साथ ब्रिटिश को दो पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, वो कब्जे में आए उनके। और दो कॉलोनीज जो थी, नोवा स्कॉस्टिया एंड एस्टी कीट्स इन अमेरिका, ये दो कॉलोनीज भी साथ में मिल गए। सो यहाँ पर एक सेटलमेंट होती है, एक एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट इससे पहले हुआ था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1601 में ये हुआ था। और ये एक ऐसा सेटलमेंट था बाय विच सक्सेशन the succession to the English throne after Queen Anna was passed to Electress। एक सेटलमेंट हुई थी कि क्वीन एना उसके बाद जो थ्रोन थी, when Queen Anna was died, so जो इलेक्ट्रेस थी, इलेक्ट्रेस सोफिया, इलेक्ट्रेसिस जो इलेक्ट्रेस सोफिया थी, the daughter of the Queen Anna, the electress of the Hanover, और हॉनोवर मीन्स द हॉलैंडर। इसके पास जानी थी। ये क्या थी? ये ग्रैंड डॉटर थी ऑफ द जेम फर्स्ट। तो द ग्रैंड डॉटर ऑफ द जेम फर्स्ट थी। बट इट वाज डाउटफुल इफ द स्कॉटलैंड वुड एग्री टू एक्सेप्ट द हॉनोवेरियंस। So Scotland had many grievances against England, the chief being that the Scots were denied the right of trading with England and her colonies। अब यहाँ पर स्कॉटलैंड तो ऑलरेडी हमारे पास था। स्कॉटलैंड तो इंग्लैंड के साथ शामिल था, लेकिन स्कॉटलैंड के लोग खुश नहीं थे इंग्लैंड से, क्योंकि उनको तो एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। उनको मना किया गया था कि वो इंग्लैंड के साथ, या उनकी जो कॉलोनीज थे, खास करके अमेरिका थी या फिर सब कॉन्टिनेंट था जिसमें इंडिया आती है, उनके साथ ट्रेड करने की जो इजाज़त थी वो नहीं थी। और इसी वजह से स्कॉटलैंड खुश नहीं था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्कॉटलैंड वालों को ये ग्रांट दे दी कि वो क्या कर सकते हैं कि वो इंग्लैंड के साथ और उनकी कॉलोनीज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वो उनको एज इंग्लिशमैन जो आइडेंटिटी है उनको इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक और एक्ट 1707 में, एक और एक्ट जिसको हम एक्ट ऑफ यूनियन कहते हैं, एक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन उस जिसको कहा जाता है। तो इसी एक्ट ऑफ यूनियन ये भी पास किया गया, और इसमें यूनाइटिंग द इंग्लैंड एंड द स्कॉटलैंड टू ग्रेट। और इसी के साथ इसने क्या किया कि इन दोनों को यूनाइटिंग इंग्लैंड
एंड स्कॉटलैंड, और इन दोनों की वजह से द ग्रेट ब्रिटेन बन गया था। फ्रॉम ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, ये वजूद में आता है। ग्रेट ब्रिटेन की इस तरह से इंस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1607 में। तो जब क्वीन एना की जब डेथ होती है, तो उसके बाद क्वीन एना की डेथ कब होती है? 1714 में। 1714 में डेथ हो जाती है। शी बिकेम डाइड, वो मर जाती है क्वीन एना। और उसके बाद जो थ्रोन है, द थ्रोन ऑफ द इंग्लैंड, वो जॉर्ज फर्स्ट के पास चला जाता है। सो किंग आता है, किंग इलेक्ट्रेस सोफिया के पास तो नहीं जाता, जो ग्रैंड डॉटर्स थी ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर जो किंग है वो कौन बनता है? जॉर्ज फर्स्ट। अब जॉर्ज फर्स्ट जो था, हॉनोवर था, हॉनोवेरियन किंग था ऑफ हॉनोवर। ये एक हॉनोवेरियन किंग था एंड द सन ऑफ द इलेक्ट्रेस सोफिया एंड द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ द जेम्स फर्स्ट। तो ये थ्रोन पे आ जाता है। लेकिन इसकी ये एक बात थी कि ये हॉलैंड से था और इसको इंग्लिश के जो लोग थे उनकी ज़्यादा समझ नहीं थी, यहाँ तक कि उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी सही से कम्प्लीटली। जो इन्वायरमेंट था वो सही से नहीं जज कर पा रहा था। और तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे जो कंसिक्वेंसेस थे वो सामने आए थे। लेकिन साथ में जो एक टर्म्स जो इस्तेमाल होता है, जिसको हम जेकोबाइट्स कहते हैं, जेकोबाइट्स। अब जेकोबाइट्स, ये जकोबियन था। जकोबियन मीन्स जैसे ही जबकि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है और किंग जेम्स द फर्स्ट जब आता है, तो इसके साथ जकोबियन, क्योंकि वो स्कॉटलैंड के साथ था, तो जकोबाइट्स ये टर्म्स वहाँ से निकला है। तो जो जकोबाइट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने कोशिश की कि वो ये हाउस ऑफ हॉनोवर जो था, किंग जेम्स को जो था, वो तख्त से हटा दिया जाए। और साथ साथ अपने जो सन था किंग जेम्स टू का, जो किंग जेम्स द सन ऑफ किंग जेम्स टू किंग जेम्स टू का जो सन था, जिसकी दौर 1685 से लेकर 1688 तक थी। इसका जो बेटा था उसको तख्त पर लाया जाए, इंग्लैंड का थ्रोन उसको दे दिया जाए। लेकिन ये कोशिश जो थी, ये जो रिबेलियन थी, ये नाकाम रही, क्योंकि एक साइड पर जो स्कॉट थे, स्कॉट एंड पर्टिकुलरली द हाईलैंडर हैड अ स्पेशल सेंटिमेंट फॉर द स्ट्राउट। जो स्ट्राउट किंग्स थे, जो स्ट्राउट लोग थे, उनके लिए। एंड देयर वर रिबेलियंस भी पैदा हुआ था इन हाईलैंड्स में इन 1715 में, जिसको फ्यू इंग्लिशमैन ने ज्वाइन भी किया था एंड इट वाज इजीली पुट डाउन एंड इट्स लीडर वाज एक्सिक्यूटेड। इस रिबेलियंस को तो यहीं पर ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि ये हाफ हार्टेड अफेयर थे, अनप्लान्ड रिबेलियन था, इसका कोई प्लानिंग नहीं थी। और इसकी जो लीडरशिप थी वो भी बहुत ज़्यादा पुअर थी। और फ्रांस और इंग्लैंड जो था वो पहले से ही, अब क्योंकि स्पेनिश सक्सेशन हुआ था, तो पहले से ही वो लोग, उनके दरमियान एक पीस, फिलहाल टेम्परेरी जो पीस थी वो कायम थी। इसलिए फ्रांस की तरफ से भी वहाँ से कोई हेल्प नहीं आई। और जेम्स एडवर्ड जो था, जेम्स एडवर्ड जेम्स एडवर्ड था, जो किंग था, जो सन था किंग जेम्स टू का, उसको वो वो बिल्कुल ही इंतहाई ज़्यादा होपलेस हो गया था। और वो क्या, कहाँ पर भाग गया? वो फ्रांस चले गया, और जहाँ पर उसको द ओल्ड प्रिटेंडर इन इंग्लैंड कहा गया। और जैसे ही वो फ्रांस से फिर दोबारा स्कॉटलैंड जाता है, व्हेन द कॉज हैज़ बीन होपलेसली लॉस्ट एंड बीट अ हैस्टी रिट्रीट, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं कि उनके फतह नहीं मिलती, और वो वापस स्कॉटलैंड, फ्रांस से होता हुआ फिर वो स्कॉटलैंड चला जाता है। तो इस तरह से जो नेक्स्ट जो 30 ईयर्स आते हैं, आफ्टर जो 30 ईयर आते हैं, 30 ईयर्स आगे तकरीबन 1745 तक जो 30 ईयर्स आते हैं, इसी इसी दौरान इन द रेन ऑफ द, क्योंकि इस दौरान जो रेन है वो जॉर्ज टू के पास चला जाता है। और ये एक सेकेंड एंड मोर सीरियस अटेम्प्ट था, जिसको इसी 45 ईयर्स के ना भी 45 भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर
एक और कोशिश की गई जेकोबाइट्स ने, ये जो जेकोबाइट्स थे, जेकोबाइट्स इन्होंने एक दोबारा इस दौरान एक और कोशिश की थी कि वो दोबारा से क्या करें, कि वो दोबारा से रिस्टोर करें द स्टाउट्स को। और जो ओल्ड प्रिटेंडर था, जो ये किंग जेम्स एडवर्ड था, जो सन था किंग जेम्स टू का, इसका अब ये भी इंतहाई ओल्ड हो चुका था, पुराना हो चुका था। और इसका लेकिन ये क्या कर रहा था, उसने अपने बेटे को आगे किया था, जिसका नाम था, इसके बेटे का नाम था चार्ल्स एडवर्ड। इसका नाम था चार्ल्स एडवर्ड। इसको उसने आगे किया था कि अब आपने क्या करना है, आपने इंग्लैंड के थ्रोन को लेना है। और वो समझ रहा था कि ही वाज द बेस्ट क्लेम फॉर द इंग्लिश थ्रोन। तो इस तरह से ये जो प्रिंस चार्ल्स था, जिसको इसी चार्ल्स को बोनी प्रिंस भी, क्योंकि बोनी बॉनी प्रिंस के नाम से भी इसको पहचाना जाता है, क्योंकि ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन। ये एक इंतहाई हैंडसम और स्मार्ट था। और उसने क्या किया कि एक ग्रेट रिस्पॉन्स को एवॉक किया था इन हाईलैंड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंग्लिश का आदमी इसको उसने ज्वाइन नहीं किया था, एंड ही वाज एक्सपेक्टेड फ्रांस टू हेल्प। बट फ्रांस वाज एट वॉर, एट वॉर विद इंग्लैंड। वो पहले ही इंग्लैंड के साथ, अब यहाँ पर दोबारा से वो इंग्लैंड के साथ जो जंगें चल रही थी, इसकी वजह से फ्रांस की तरफ से दोबारा से कोई हेल्प नहीं आई। और इसी वजह से लेकिन वो खुद बहुत बहादुरी के साथ लड़ा। जो उसके पास जो स्कॉटिश ट्रूप थे, जो रिबेलियंस थी, वो उनके साथ उसको लेकर बहुत ही बहादुरी के साथ उसने फाइट लड़ी। और कुछ बैटल्स भी उसने जीत लिए थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कम थे, ट्रूप्स कम थे, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको शिकस्त का सामना पड़ा। और उसके बाद फिर ये अपने आप को औरतों के कपड़े में डिस्गाइज करके वहाँ से भाग गया और फ्रांस चले गया। तो ये जो 15 and 45 है, ये जो 45 का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया, इसको याद किया जाता है एक रोमांटिक एपिसोड के साथ इन द ब्रिटिश हिस्ट्री। एक रोमांटिक रोमांटिक एपिसोड के साथ इन द ब्रिटिश हिस्ट्री। क्यों याद किया जाता है रोमन? क्योंकि यहाँ पर हैड एन इम्पोर्टेंट ऑन इट्स पार्टी पॉलिटिक्स, कि जो रेवोल्यूशन, जो सेटलमेंट थे विच ब्रॉट विलियम एंड मैरी, जो रेवोल्यूशन जो आया था इसी में 1688 में, जो रेवोल्यूशन हुआ था, वो जिसकी वजह से मैरी मैरी और जो विलियम था, वो जॉइंट रूलर थे इंग्लैंड के। और उनको फतह हुई थी, वीक्स वीक्स जो पार्टीज थे उसको फतह हुई थी। तो तब से लेकर, बट ड्यूरिंग देयर रेन आल्सो अंडर द क्वीन एना। लेकिन बाद में फिर विलियम के बाद मैरी के बाद विलियम, और विलियम के बाद क्वीन एना। तो यहाँ पर जो दो पार्टीज थी, एक पार्टीज को हम वीक्स के नाम से जानते थे, और दूसरे को हम टॉरिस के नाम से जानते थे। सो ये टॉरिस एंड यूविक थे, ये फ्रीक्वेंटली क्या करते थे कि एक दूसरे की गवर्नमेंट को एंजॉय करते थे। कभी पावर में विक्स आते तो कभी पावर में टॉरिस आते, और एक दूसरे को क्या करते, बर्दाश्त करते हैं उनको। और क्योंकि उन्होंने जो पावर था, दे enjoyed पावर more or less evenly, and sometime one and sometime the other holding the office according to the needs and the circumstances of the moment. But throughout the reign of the George first and George two, जो जॉर्ज फर्स्ट था और जो जॉर्ज सेकंड था, उसके रेन में सिर्फ और सिर्फ जो वीक की मोनोपोली थी, मोनोपोली मोनोपोली थी। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीक की हुकूमत चल रही थी। टॉरिस को कोई मौका नहीं दिया गया गवर्नमेंट में। और क्योंकि यहाँ पर फॉर अबाउट 50 ईयर्स, और ये तकरीबन 50 ईयर्स तक ये सब कुछ चलता रहा। इसके पीछे एक ये था, दिस वॉज बिकॉज ऑल द टॉरीज एंड मोस्ट ऑफ देम वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग जेकोबाइट्स एंड हॉस्टाइल टू द हाउस ऑफ हॉर्न। क्योंकि इन पर दो दो चीज़ें थी। टॉरिस तो एक तो ख़त्म हो रही थी, और दूसरी बात ये थी कि ये जेकोबाइट्स हैं, और ये जो थ्रोन है हॉनवर्स का, इनके लिए ये लोग खतरा है। तो इसी वजह से टॉरिस को कभी पावर नहीं दी गई, और ना उनको कभी पावर में लाया गया। और इस तरह से सिर्फ वीक्स जो थे वो अपने पावर को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि जब हाउस ऑफ हॉनोवर का जॉर्ज जॉर्ज थर्ड आता है, जॉर्ज थर्ड, तो वो क्या करता है कि इसके साथ टॉरीज दोबारा, इसके साथ साथ टॉरीज कैम
into पावर, दोबारा से came into पावर, पावर आ जाती है, उनको पावर हासिल हो जाती है। क्यों हासिल होती है? क्योंकि एक एक चीज़ तो ये थी कि जैकोबाइट्स जो थे, जो जो इंग्लैंड से जो एक रिबेलियन ग्रुप था जैकोबाइट्स का, वो ख़त्म हुआ था। अब उनको कोई खतरा नहीं था कि दोबारा से जैकोबाइट्स आएँगे और उनके खिलाफ कोई रिबेलियस शो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरे जो नहीं, मतलब इस लिहाज से उन पर एक शक किया जा रहा था पहले से, लेकिन अब वो ये सब कुछ खत्म हुआ था। और दूसरी जो थी, फॉर अनदर थिंग, कि जो किंग था हैड बीन ब्रॉट अप टू द हेड द विग्स एज अ एनिमी ऑफ द रॉयल पावर, कि किंग के माइंड में ये चीज़ डाल दी गई थी कि जो विग्स थे वो क्या थे, वो एनिमीज हैं, वो दुश्मन है, जो रॉयल पावर है उनके दुश्मन है। अब यहाँ पर टॉरीज जब पावर में आती है तो ये सारे खुश थे, were so well content and well, were glad to be governed by the Whigs. क्योंकि जब विग्स जो थे वो जब पावर में थी तो टॉरीज खुश थे, क्योंकि प्रिंसिपली विग्स का जो लीडर था, विग्स का जो लीडर था उन दिनों, सर रॉबर्ट सर रॉबर्ट वॉलपोल, ये विग्स का लीडर था। हु वाज बिकेम द, ये और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बना था ऑफ इंग्लैंड, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, he was the first prime minister of England, and was himself an easy going man, ये बहुत ही easy going aristocrat था, एक जॉली किस्म का इंसान था। and got on well with all classes, सबके साथ एक जैसे पेश आता था, including the Tories nobilities, यहाँ तक कि वो टॉरिस के साथ भी अच्छे से सलूक करता था। और so he held office under द फर्स्ट टू जॉर्ज, जो पहले दो जॉर्ज थे उसके अंडर उसने काम किया था। फ्रॉम इसने जो काम किया था 1721 से लेकर तकरीबन 1742 तक इसके पास ऑफिस थी। लेकिन उसके बाद लेकिन इससे पहले कि इसके बारे में हम और डिटेल देखें, हम यहाँ पर ये ज़रूर कहेंगे कि ही डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ एज अ ग्रेट पीस टर्न प्राइम मिनिस्टर, कि उसके दौर में क्या था, वो पीस अमन के लिए कोशिश कर रहा था कि जैसी भी हो अमन कायम हो जाए। And he was dedicated to peace at home and abroad, and he kept England out of war, वो कोशिश कर रहा था कि जैसे भी हो इंग्लैंड को जो पॉलिश, यहाँ पर एक और वॉर चल रही थी जिसको पॉलिश पोलैंड से निकला हुआ पॉलिश सक्सेशन, और ये कोशिश कर रहा था कि पॉलिश सक्सेशन की जो वॉर चल रही थी इसको इंग्लैंड को इससे निकाले और यहाँ पर जो एक पीस नेगोशिएशन है वो कर ले। लेकिन इसकी जो ये कोशिश थी ये नाकाम हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक वाकया होता है जिसको हम जेनकिंस जेनकिंस ईयर्स के नाम से हिस्ट्री में जानते हैं, जेनकिंस ईयर। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक कैप्टन था, ही वाज अ कैप्टन, वो एक कैप्टन था और उसके जो ईयर्स थे उसको काट दिए गए थे स्पेनिश कस्टम ऑफिशियल्स ने। इसके ईयर्स को चॉप्ड ऑफ बाय स्पेनिश कस्टम ऑफिशियल्स ने, बाय स्पेनिश कस्टम ऑफिशियल्स ने इसके उसको काट दिए गए थे, इसके ईयर्स को काट दिए गए थे। और जिसकी वजह से जो कंट्री के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए, एंड वॉलपोल को मजबूर किया गया कि वो क्या करे, कि वो अपनी मर्जी, जो वो हमेशा से एक अमन चाहता था, पीस चाहता था, उसके अगेंस्ट जाए। और उसने ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन स्पेन, और ये स्पेन पर जब वॉर आती है स्पेन 1739 में वो डिक्लेयर करता है। एंड दिस कन्फ्लिक्ट इन साउथ अमेरिका इन्वॉल्व इंग्लैंड इन द ग्रेटर वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन, यहाँ पर एक और सक्सेशन भी आती है ऑस्ट्रियन सक्सेशन, और जिसकी वजह से इंग्लैंड ऑस्ट्रियन सक्सेशन की जंग में भी शामिल हो जाता है, which opened in Europe in 1740 में यहाँ पर ये शुरू हो जाती है एंड lasted 1748 तक ये तो यहाँ पर द डिफीट ऑफ द इंग्लैंड
इंग्लैंड बाय द फ्रांस। यहाँ पर इंग्लैंड को कुछ शिकस्त भी होती है, कुछ बैटल्स में उन्हें शिकस्त भी होती है फ्रांस से। और 1744 लेड द डायरेक्टली जोकोबाइट्स रिबेलियस। 45 में दोबारा से, जो अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जोकोबाइट्स रिबेलियंस भी पैदा हो जाते हैं। सो द वॉर क्लोज्ड विद पीस ट्रीटी। और यहाँ पर एक ट्रीटी 48 में एक पीस ट्रीटी जिसको एक्स एक्सला एक्सला चैपल के नाम से एक ट्रीटी उन्होंने साइन की थी, एक्सला चैपल के नाम से उन्होंने, और ये ख़त्म हो जाती है। और वॉलपोल जो था वो हैड रिटायर्ड इन 1742 में, उसको रिटायर होना पड़ा। और उसके बाद जो सक्सेसर आए, द न्यू कैसल मिनिस्ट्री, द न्यू कैसल मिनिस्ट्री, वॉलपोल के बाद जो मिनिस्ट्री आती है, जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी कुछ ऐसे पॉलिसीज अपनाए कि जो पीस के हवाले से थी, लेकिन जो पीस था, जो अमन था, वो टूट गया, वॉज ब्रोकन बाय द 7 years। और ये एक और वार यहाँ पर शुरू हो जाती है 1656 से लेकर 1763 तक, जो दो मकाम पर लड़ी जाती हैं, एक इंडिया में भी और एक अमेरिका में भी। और जिसकी वजह से जो कॉलोनियल जो रेवली थी इंग्लैंड में एंड फ्रांस में, इन इंडिया एंड अमेरिका, तो यहाँ पर जो एग्रेसर थे बोथ इन इंडिया एंड अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट मिल रहा था कॉलोनीज में, जो वॉर चल रही थी, अमेरिका में भी था या इंडिया में भी था, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रांस कर रहा था। और ये वॉर जो था इनिशियली तो इंग्लैंड के लोगों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि जो मिनोरा का एक एरिया था 754 में, उसको भी उन्होंने खो दिया था। और जो एडमिरल था बिंग, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था, उनको भी मार दिया गया था जंग में। तो ये वो मकाम था कि एक एक कमांडर आता है सामने से, एक स्टेटमेंट आता है, पीट द एल्डर जिसको कहा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये सामने आता है, और इसका एक बेटा भी था, पीट द यंगर। तो ये सामने आता है, और वो एक ग्रेट कॉमनर था, और वो जो ही वाज कॉल्ड, उसको उसके पास जब अब ये सारे अफेयर्स चले जाते हैं, तो वो बहुत खूबसूरती के साथ इन सारी हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक ग्रेट स्टेटमेंट था, एक ग्रेट ओरेटर था, वो बहुत खूबसूरत बातें करता था, और एक वॉर मिनिस्टर था। उसने फ्रांस के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, इसने क्या किया कि ये कोलैबोरेशन में आ गया फेडरिक द ग्रेट ऑफ, जो एक 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 जर्नल था जिसका नाम था फेडरिक। और ये जर्नल कहाँ का था? द ग्रेट पुरुषिया का एक जर्नल था। उसके साथ उसने कोलैबोरेशन की, और उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, डिवाइस की, कि वो फेडरिक के उसने कहा कि फेडरिक से कि हम आपकी मदद करेंगे, फेडरिक विद द मैन एंड मनी, कि हम पैसों से भी और आदमियों से आपकी मदद करेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि फ्रांस को बिजी रखना है यूरोप में, और इसलिए यहाँ पर कि फ्रांस अगर आगे नहीं बढ़ सकता, तो हम कॉलोनीज में हम अपनी जो स्ट्रेटजीज है उसको हम कैरी आउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर फेडरिक ने फ्रांस को अपने ही यूरोप में इंगेज रखा था, और ये जो पीट था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉलोनीज में अपनी जंग जारी रखी, और जिसकी वजह से उनको कामयाबी भी मिली। और इसी वार में दो हीरोज इंग्लैंड के लिए सामने आते हैं। एक को हम क्लीविया कहते हैं, क्लीव कहते हैं इन इंग्लैंड, इन इंडिया क्लीव इन इंडिया, जो पल्सी के मकाम पर जो एक जंग हुई थी। और दूसरा जो था हमारे पास वोल्फी इन क्यूबा, इन क्यूबिक जिसको कनाडा भी, इन कनाडा। तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर जो किस्मत थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दी थी फ्रांस की, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी और इंडिया में भी। और इसी वजह से जो बाय द एंड ऑफ द वॉर, जो इंडिया का जो एक इलाका था कर्नाटक और बंगाल, ये ऑफिशियली तौर पर ब्रिटिश के प्रोविंसेस बन गए, और कनाडा जो था उसको भी फतह कर लिया गया था, और वहाँ से भी फ्रांस को बाहर निकाल दिया गया था, नॉर्थ अमेरिका से भी। And many other French possessions in the West Africa and the West Indies
वर सीज्ड टू स्वेल द ब्रिटिश गेन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पीट थी, जो एक ऐसा इंसान था हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द वास्ट ब्रिटिश एम्पायर, लास्टेड ओनली 4 ईयर। ये जो पीट था इसकी जो दौर थी 1757 से लेकर 1761 तक थी, और इसके बाद वो भी रिटायर हो गया था, क्योंकि अब यहाँ पर सब कुछ जो था नॉर्मल की तरफ जा रहा था। लेकिन नॉर्मल होना ही था, क्योंकि इसके बाद हम आगे देखेंगे कि किस तरह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है, उसके क्या रिपरकशन निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा बाकी है, लेकिन हम ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस।